हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 शुरू करेंगे। आपको याद होगा कि पहले 6 लेक्चर्स में मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात की थी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उसे कहते हैं जिसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं। अब आज से हम एक नया सेक्शन शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 7 से, जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पढ़ाई लिखाई करेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के उल्टा होते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम बिजली डालते हैं या करंट उसमें फ्लो कराते हैं ताकि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो सके। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो आज लेक्चर नंबर 7 शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है? मान लीजिए एक सेल है ये, इसमें आपने कोई केटायन एनायन घोल रखा है, कोई इलेक्ट्रोलाइट घोल रखा है। ठीक है, घुला हुआ है इसमें। आप 2 इलेक्ट्रोड ले लीजिए इसके अंदर और इनको आप सेल से कनेक्ट कर दीजिए। ये पॉजिटिव सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो पॉजिटिवली चार्ज लिखा जाएगा। ये सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसको नेगेटिवली चार्ज लिखेंगे। ठीक है, अब पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या होगा? पॉजिटिव टर्मिनल का क्या नाम होगा तो बात की बात है। पॉजिटिव टर्मिनल पर नेगेटिव चार्ज खींचा चला आएगा। ठीक है ना, खींचा चला आएगा। और बी माइनस जो है, एक्वस जो है, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर डिपॉजिट कर जाएगा। यानी बी जो है यहीं पर डिपॉजिट कर जाएगा और अपना एक इलेक्ट्रॉन फ्री छोड़ देगा। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे इस सर्किटरी से होते हुए इधर आ जाएगा। याद रखिए, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, करंट की फ्लो करने की दिशा क्या है? उल्टी है। ठीक है, अच्छा, तो अब होता क्या है, बी यहां आया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर गया, वो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गया पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, और ए प्लस उसको पाकर डिपॉजिट हो जाएगा। यानी माइनस जहां पे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, वहां पे क्या रिएक्शन हो रहा है? वहां पे रिएक्शन हो रहा है ए प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू ए सॉलिड। नेट रिएक्शन क्या हो रहा है? बातचीत करते हैं। यहां पर हो क्या रहा है? यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर -1 से 0 चला जा रहा है। यानी -1 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर का घटना है। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर घटता है हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, रिडक्शन कहते हैं। तो मैं देख सकता हूं, सॉरी, यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, -1 से 0 जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। और सेल्स में कहीं भी ऑक्सीडेशन अगर होता है तो उस टर्मिनल को हम लोग कहते हैं एनोड। तो ये यहां पर एनोड हो जाएगा। ठीक है, एनोड का टर्मिनल हो जाएगा। वैसे ही जहां पर रिडक्शन होता है उसको हम लोग कैथोड कहते हैं। तो ऑब्वियसली यहां रिडक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां ऑक्सीडेशन नंबर +1 से 0 जा रहा है। +1 से 0 नेगेटिव घट रहा है, या ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन कहते हैं। और रिडक्शन जहां भी होता है उस टर्मिनल को हम लोग कैथोड कहते हैं। ठीक है, इट इज कॉल्ड कैथोड। ठीक, सेल रिएक्शन हो जाएगा। लिख लेंगे A प्लस एक्वस प्लस बी माइनस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू A सॉलिड प्लस B सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को चाहे तो कैंसिल भी कर सकते हैं, यहां पे आप नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल का रिएक्शन हो गया। तो क्या सीखा हम लोगों ने? एक मोटी मोटी बात समझ में आई। ये जो प्रोसेस, इसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। बेसिकली मैं आपको इलेक्ट्रोलिसिस ही बता रहा हूं कि इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है। ठीक है, और इस सेल को इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। लिटिक सेल। तो मैं कह सकता हूं यहां पे कि बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस कौन सा फेनोमेना है? इलेक्ट्रोलिसिस से ऐसा फेनोमेना है जिसमें हम एक इलेक्ट्रोलाइट घुले हुए सॉल्यूशन में करंट फ्लो कराते हैं और चीजें एनोड या कैथोड पर जाकर डिस्चार्ज होती हैं। मतलब आप नेगेटिवली चार्ज हैं, आप न्यूट्रल हो जाएंगे, आप पॉजिटिवली चार्ज हैं, आप न्यूट्रल हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रोलिसिस इज अ फेनोमेना इन विच आयंस रीच द रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स एंड गेट डिस्चार्ज्ड। ठीक है, चीजें डिस्चार्ज हो जाती है। अब इलेक्ट्रोलिसिस करने के क्या रूल्स हैं, है ना? क्योंकि कल को यहां पर आपने यहां पे देखा कि
एक ही कैटायन एक ही एनायन है ना, तो यहाँ पे प्लस साइन के सामने बी माइनस पहुंचा, पर वाटर भी तो पहुंचा, हो सकता है वाटर की भी इलेक्ट्रोलिसिस हो सकती थी, ठीक है, या यहाँ पे नेगेटिव साइन के पास कौन पहुंचा, ए प्लस पहुंचा, लेकिन साथ में वाटर की भी हो सकती थी इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, क्या पता ए के साथ कोई और कैटायन होता तो यहां दो लोग होते, तब हम किसको वरीयता देते। तो बहुत सारे चीजें हैं जिसके ऊपर हमें ध्यान रखना होगा इलेक्ट्रोलिसिस करते वक्त। तो आइए रूल्स के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस के रूल्स के बारे में। रूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, देखिए रूल्स नहीं है, ये बेसिकली एक ऑब्जर्वेशन है। आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होगी, मैंने ना सेकेंड लेक्चर में बताया था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, डॉट 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 डॉट, बीच में है ना पोटेशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, 6 लोग आते हैं। इसके बाद हाइड्रोजन आता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, इसके बाद वाटर आता है, वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो -0.83 वोल्ट्स होता है। आपको याद होगा लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल -3.05 वोल्ट्स होता है, ठीक है। फिर इसके नीचे ढेर सारे मेटल्स आते हैं, फिर H+ आता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है 0.00 वोल्ट्स होता है, और फिर इसके नीचे जो है ना लास्ट में सबसे फ्लोरीन आता है, फ्लोरीन का +2.87 होता है वोल्ट्स। इसके बाद क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है, और छापा मेटल्स हैं, बहुत सारे मेटल्स होते हैं, कॉपर है, मर्क्यूरी है, प्लैटिनम है ना, गोल्ड है, सिल्वर है, तमाम मेटल्स इसके नीचे आते हैं। तो ऊपर के 6 मेटल्स हैं, नीचे के ये 4-5 मेटल्स हैं, और बीच में सारे मेटल्स होते हैं जो वाटर और हाइड्रोजन के बीच में जिनका रिडक्शन पोटेंशियल होता है। अब रूल्स लिखा जाए तो पहला रूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, रूल फॉर कैथोड, कैथोड पर कौन रिड्यूस करेगा, रूल्स फॉर कैथोड। पहला रूल, फर्स्ट रूल क्या, अगर ये 6 मेटल्स होंगे, अगर ये 6 मेटल्स होंगे और वाटर होगा, तो मेरे ख्याल से वाटर रिड्यूस करेगा, ना कि ये 6 मेटल। क्यों? क्योंकि वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल इन 6 मेटल्स से क्या है, ज्यादा है, ठीक है। आप देखिए इन मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल -3.05 से 0.83 के पहले खत्म हो जाता है, वाटर का -0.83 वोल्ट्स रिडक्शन पोटेंशियल है, तो इसकी वैल्यू इन लोगों से ज्यादा है। तो पहला रूल क्या हो जाएगा कि whenever lithium, sodium, potassium, calcium, magnesium and aluminum are present versus water, जैसे यहां पे आपने देखा, यहां पे A+ भी मौजूद था और वाटर भी मौजूद था। खैर यहां पे हमने कोई नियम नहीं लगाया, चुपचाप A को रिड्यूस कर दिया, पर अगर यहां पे लिथियम होता तो हम ऐसा नहीं कर पाते, या सोडियम होता तो हम ऐसा नहीं कर पाते। सोडियम के जगह हम वाटर को रिड्यूस करते क्योंकि वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, ठीक है। तो whenever these metal and water is present, water will reduce करेगा, ठीक है। वाटर जब भी रिड्यूस करता है ना, हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। तो कैसे रिड्यूस करता है, H2O changes into O2 plus 4H+, ठीक है। अरे सॉरी, वाटर जब भी रिड्यूस करता है हाइड्रोजन गैस बनेगी, आप लिख सकते हैं H2O changes into H2 plus twice OH minus plus 2 electron, ठीक है। तो whenever water reduces, hydrogen gas is produced. सेकेंड रूल क्या हो जाएगा, सेकेंड रूल कैथोड का हो जाएगा कि इसके अलावा कोई मेटल हो और वाटर हो तो मेटल रिड्यूस करेगा, ठीक है। एनी अदर मेटल, मैं लिख सकता हूं एनी अदर मेटल एंड वाटर इज प्रेजेंट, देन वाटर विल रिड्यूस, ये 2 नियम हो गए है ना, रूल्स फॉर कैथोड। एक तो वाटर के लिए हो गया, एक नियम हम H+ के लिए भी बना सकते हैं, क्या कि ये 6 मेटल हो और H+ हो तो ये 6 मेटल रिड्यूस करेंगे।
इसके अलावा कोई भी मेटल होगा तो H प्लस रिड्यूस करेगा। ठीक है ना? तो ये नियम भी एक बना लेते हैं, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या हो जाएगा? अगर कॉपर, मर्क्यूरी, प्लैटिनम, है ना, और क्या, सिल्वर एंड गोल्ड एंड H प्लस इज प्रेजेंट, H प्लस इज प्रेजेंट, then metals will reduce। ठीक है, ये मेटल्स रिड्यूस करेंगे। लेकिन अगर इन मेटल्स के अलावा, ठीक है, एनी अदर मेटल एंड H प्लस इज प्रेजेंट, देन H प्लस विल रिड्यूस। ठीक है, और आपको मालूम है H प्लस जब भी रिड्यूस करेगा हाइड्रोजन गैस बनेगी, ट्वाइस H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये मैंने आपको रूल्स फॉर कैथोड बता दिया। कैथोड के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं मैं फिर बता दूं आपको। वाटर से ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितने लोग होते हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से कम होता है। तो मैं कह सकता हूं कि ये 6 मेटल और वाटर में मौजूद हो तो वाटर रिड्यूस करेगा, क्योंकि वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। लेकिन अगर इन 6 मेटल के अलावा कोई भी मेटल होगा तो फिर वाटर रिड्यूस करेगा। वाटर जब भी रिड्यूस करता है हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनती है। और फिर H प्लस के हिसाब से करो, ये 6 मेटल हो और H प्लस एसिडिक मीडियम हो तब तो ये मेटल्स रिड्यूस करेंगे। लेकिन अगर इन 6 मेटल्स या 5 मेटल्स के अलावा कोई भी और मेटल हो और H प्लस हो तो H प्लस रिड्यूस करेगा। ठीक है, एक चीज हो गया। नाउ लेट्स गो फॉर रूल फॉर एनोड। रूल्स फॉर एनोड। पहला रूल क्या? फर्स्ट रूल, कभी भी पॉली एटॉमिक कैटायंस या एनायंस जो होते हैं, ठीक है, उनको हम कैथोड पर, एनोड पर सबसे लास्ट ऑक्सीडाइज करते हैं। मतलब क्या? जैसे सल्फेट हो गया, ठीक है, या जैसे फॉस्फेट हो गया, ठीक है, या कार्बोनेट हो गया, या डाइक्रोमेट हो गया, या परमैंगनेट हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, ये जो पॉली एटॉमिक आयंस हैं ये जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते। ठीक है, मैं कह सकता हूं पॉली एटॉमिक आयंस, एनायंस आर नॉट इजीली रिड्यूस्ड। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज्ड होता है। ठीक है, जैसे फॉर इंस्टेंस ये सल्फेट है तो सल्फेट का इलेक्ट्रॉन जो है वो रेजोनेंस में है, ऐसे या ऐसे रेजोनेंस में है, और रेजोनेंस में होने की वजह से ये चार्ज पूरे मॉलिक्यूल पे क्या हो जाता है? फैल जाता है। अब अगर कोई चीज फैली है तो उस आयन का डिस्चार्ज करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको पूरा चार्ज पहले क्या करना पड़ेगा? इकट्ठा करना होगा, तब आप डिस्चार्ज करेंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इलेक्ट्रोलिसिस में बेसिकली चीजें जाकर इलेक्ट्रोड पर करती हैं, डिस्चार्ज होती है। ठीक है, डिस्चार्ज होती है। तो यहां पर सल्फेट को या फॉस्फेट को या कार्बोनेट को डिस्चार्ज होने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इनका चार्ज लोकलाइज नहीं है। देखिए, अगर यहां पे Cl माइनस होता, एक क्लोरीन के ऊपर चार्ज है, आप गए इलेक्ट्रोड पे चार्ज देकर चले आए। लेकिन फॉस्फेट के साथ ऐसा नहीं होगा, सल्फेट के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इनका चार्ज जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और पहले आप डीलोकलाइज्ड है, पहले उसको लोकलाइज करना होगा, तब आप उसको देकर डिस्चार्ज हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं पॉलीएटॉमिक एनायंस आर नॉट इजीली रिड्यूस्ड, oxidized, are not easily oxidized because they are stable due to resonance. They are stable due to resonance. ठीक है, तो इजिली डिस्चार्ज ना होने का मतलब कि आप कोशिश करेगा कि आखिरी आदमी जो डिस्चार्ज करेगा। ठीक है, अगर हम कभी भी इसके डिस्चार्ज होने की बातचीत होती भी है तो पॉलीएटॉमिक आयंस जो है वो लास्ट होने चाहिए जो डिस्चार्ज होंगे। अगला नियम क्या है? रूल नंबर 2,
रूल नंबर 2 ये है कि क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड की बात करिए। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है कि आप देख सकते हैं यहां पे क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड जो है, ठीक है ना, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड जो है, इनका रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, ये इनका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम है, सॉरी बहुत ज्यादा है इनका रिडक्शन पोटेंशियल, यानी इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत कम होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि अगर कहीं पर क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड है और वाटर है तो आप देख सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल इनका ज्यादा है। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हैलाइड्स इज मोर देन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब हैलाइड्स की रिड्यूस होने की टेंडेंसी क्या होगी? हैलोजेंस की ज्यादा है ना, वाटर के रेस्पेक्ट में। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के केस में यही बात रिवर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, यानी मैं कह सकता हूं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हैलाइड्स का कम होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर से। तो अगर कभी मुझे, आप ध्यान से सुनिएगा, अगर कहीं आपको हैलाइड्स और वाटर मिल जाते हैं एनोड पे, आपको याद होगा एनोड का मतलब वो जगह होती है जहां पर चीजें क्या करती हैं? ऑक्सीडाइज करती हैं। ठीक है, तो अगर आप ऑक्सीडेशन की बात चल रही है हैलाइड्स में और वाटर में, तो ढंग से वाटर को ऑक्सीडाइज करना चाहिए, क्योंकि वाटर का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हैलाइड्स से क्या है? ज्यादा है। लेकिन होता उल्टा है, हैलाइड्स प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज कर जाते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि वाटर का ऑक्सीडाइज करना बहुत ही स्लो प्रोसेस है। ठीक है, इतना रिएक्शन स्लो होता है कि उसको फास्ट करने के लिए अगर आप वोल्टेज बढ़ाते हैं तो फिर ये लोग ऑक्सीडाइज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो मैं एक नियम बना लेता हूं इसको, क्या कि whenever halides and water are present in spite of high standard oxidation potential of water, in spite of high oxidation potential of water, halides oxidize because oxidation of water is very slow process, and to make it fast, if voltage या EMF is increased, then halides also start oxidizing. ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग, तो हैलाइड्स भी ऑक्सीडाइज करना शुरू करते हैं, और हैलाइड्स का ऑक्सीडेशन एक फास्ट रिएक्शन है। तो अगर कहीं आपको वाटर मिले और हैलाइड्स मिले तो आप हैलाइड्स को ऑक्सीडाइज करेंगे। ठीक है, एक चीज। तीसरी चीज मैं आपको बता दूं कि अगर कभी आपको वाटर को ऑक्सीडाइज करना पड़ जाए, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा वाटर का ऑक्सीडेशन जो है वो वाटर के रिडक्शन का ऑपोजिट नहीं होता। एक बहुत बड़ी बात बताओ, जैसे मैं कहूं कि मैं कॉपर चेंजेस इनटू कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, इसी रिएक्शन को अगर आप रिवर्स कर दीजिए तो यही कॉपर का क्या हो जाएगा? रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वाटर बहुत ही एक्सेप्शनल है, वाटर का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अलग होता है। अगर वाटर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है तो आपने अभी देखा कि कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस। लेकिन यहां रिडक्शन की तरह का रिड्यूस कर रहा है वाटर। लेकिन अगर वाटर ऑक्सीडाइज करता है, तो वाटर का ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसका जस्ट ऑपोजिट नहीं होता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वाटर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है, यानी क्या हो जाएगा? O2 + 4H + 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और आपको जानना भी चाहिए कि वाटर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तो आपको पता है, अभी मैंने बताया -0.83 होता है। लेकिन वाटर का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जस्ट इसका नेगेटिव साइन नहीं होता है। जैसे कॉपर का क्या होता है? कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना 0.34 वोल्ट्स। ठीक है, +0.34 वोल्ट्स, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? -0.34 वोल्ट्स। ध्यान दीजिएगा, और चीजों में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल एक दूसरे के रिएक्शन भी ऑपोजिट होते हैं, और ईएमएफ की वैल्यू भी जो है उनके सामने क्या लग जाता है? पॉजिटिव या नेगेटिव लग जाता है, वैल्यू वही रहती है। लेकिन वाटर के साथ डिफरेंट है, वाटर का रिडक्शन
और ऑक्सीडेशन बिल्कुल डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। वाटर के रिडक्शन को पलटने पर ऑक्सीडेशन नहीं आएगा, वाटर के रिडक्शन में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी और वाटर के ऑक्सीडेशन में है ना ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी, और इनका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल भी डिफरेंट आएगा। यानी इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी है ना 1.23 वोल्ट्स। तो मैंने आपको अभी अभी एनोड्स के भी रूल बताए। मैंने आपको बताया कि एनोड्स के एनोड पे जहां पर ऑक्सीडेशन होता है हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पॉलीएटॉमिक लोग लास्ट होंगे जो ऑक्सीडाइज करेंगे, क्योंकि पॉलीएटॉमिक चीजें जो है अक्सर रेजोनेंस के जरिए बहुत ही स्टेबल होती है। दूसरी चीज मैंने आपको यह भी बताया कि कहीं अगर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड हो और वाटर हो तो एक्चुअली वाटर को ही ऑक्सीडाइज करना चाहिए, क्योंकि वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हैलाइड से ज्यादा होता है। लेकिन करते कौन है? करते हैलाइड्स ऑक्सीडाइज है, क्योंकि वाटर का ऑक्सीडेशन बहुत ही स्लो प्रोसेस है। उसको फास्ट करने के लिए हम जैसे ही ईएमएफ बढ़ाते हैं हैलाइड्स का ऑक्सीडेशन बहुत तेजी से शुरू हो जाता है। और लास्टली मैंने आपको बताया कि वाटर जो है जब भी रिड्यूस करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीजन गैस बनेगी, ऑक्सीजन गैस बना करेगी, ठीक है। और वाटर का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के रिवर्स नहीं होते, ना ही इनका ईएमएफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक दूसरे के साथ नेगेटिव साइन से रिलेटेड है, जैसे कि आम इलेक्ट्रोड्स में होता है, ठीक है। तो अब मैं इतना समझ गया हूं कि मैंने अपने रूल्स आपको कन्वे कर दिए हैं। आइए अब कितनी तरह की इलेक्ट्रोलिसिस होती है इसका एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमें इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और हमारी बढ़ जाएगी। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आइए देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस पहले कितने तरह का हो जाता है, ठीक है, फिर इस पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस दो तरह की होती है, एक इलेक्ट्रोलिसिस विथ इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है, ऐसी इलेक्ट्रोलिसिस जिसमें इनर्ट इलेक्ट्रोड हो, इलेक्ट्रोड कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। और इलेक्ट्रोलिसिस दूसरी तरह की जो होती है वो होती है विथ रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। तो मैं आज आपको पहला केस बताने जा रहा हूं। पहले ये केस पढ़ेंगे फिर ये केस पढ़ेंगे, ठीक है। तो केस नंबर 1 इलेक्ट्रोलिसिस विथ, केस फर्स्ट, इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ने जा रहे हैं विथ इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। केस फर्स्ट, इलेक्ट्रोलिसिस विथ इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। अब मैं इस टॉपिक को समझाने के लिए एग्जाम्पल्स लूंगा। पहला एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन NaCl। मॉल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, NaCl एक्वस की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, ठीक है। फिर मैं कॉपर सल्फेट एक्वस की इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा और लास्टली मैं एक्वस सोडियम सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा, ठीक है। तो ये 4 तरह की इलेक्ट्रोलिसिस मैं करने जा रहा हूं और मैं जानता हूं कि मैं आपको बता दूं कि इन चारों इलेक्ट्रोलिसिस को सीखने के बाद आप लगभग सारी तरह की इलेक्ट्रोलिसिस कर लेंगे, ठीक है। तो आइए मॉल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करें। जब भी NaCl मॉल्टन होगा तो सिर्फ उसमें 2 ही आयंस होंगे, Na+ लिक्विड, मॉल्टन मतलब गल जाना। तो NaCl को जब आप गला देंगे तो सोडियम आयन लिक्विड स्टेट में होगा और क्लोराइड आयन लिक्विड स्टेट में होगा। अब आइए रिएक्शन करते हैं। एनोड पे क्या होगा? एनोड और कैथोड, एनोड यहां पे पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैथोड यहां पे नेगेटिवली चार्ज होता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा। अब होता क्या है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज है, यहां एक ही चीज नेगेटिव आ सकती है, कौन सी? क्लोराइड माइनस, ठीक है, Cl- ही आ सकता और कोई नेगेटिव है ही नहीं। और कैथोड पर एक ही चीज जो आ सकती है, पॉजिटिव आ सकती है, वो है Na+ आयन। तो बहुत सिंपल हो गया, क्लोराइड आयन will change into chlorine gas, will release 2 इलेक्ट्रॉन और यही 2 इलेक्ट्रॉन पाकर सोडियम आयन जो है रिड्यूस कर जाएगा सॉलिड। तो नेट रिएक्शन क्या आ गया? अब 2 इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल कर सकते हैं और लिख सकते हैं twice Na+ liquid plus twice Cl- liquid changes into twice Na solid plus chlorine gas। तो एक इस पहली इलेक्ट्रोलिसिस से मैं कह सकता हूं
कि मॉल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करने पर आपको एनोड पर क्लोरीन गैस मिलता है, कैथोड पर सोडियम मेटल डिपॉजिट करता है। अब केस को बदलते हैं, मॉल्टन NaCl की जगह अगर आप एक्वस NaCl लेंगे तो क्या होगा? ठीक है, केस सेकेंड, एक्वस NaCl। अगर आप एक्वस NaCl लेंगे तो सिनेरियो थोड़ा सा बदल जाएगा। कैसे? आइए देखते हैं इस इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा। एनोड पर क्या होगा? एनोड हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा, इस पर नेगेटिवली चार्ज्ड क्लोरीन आएगा, क्लोराइड आयन आएगा और साथ में वाटर भी होगा। पिछले केस में वाटर नहीं था, ध्यान दीजिए, क्योंकि ये मॉल्टन वाला केस था, चीजों को आपने गला दिया था। लेकिन यहां पर आपने चीजों को पानी में डाला है और पानी में जाने के बाद आपने वाटर में सारी चीजें घोली हैं, तो यहां पे वाटर भी अवेलेबल होगा। कैथोड पर क्या हो जाएगा? कैथोड नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, इस पे आपको सोडियम आयन मिलेगा और साथ साथ वाटर मिलेगा। अब एनोड पे जो ये क्लोराइड आयन है, मैंने आपको रूल्स में सिखाया था एनोड के कि कहीं पर अगर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड मिले और वाटर मिले तो एक्चुअली ऑक्सीडाइज करना चाहिए वाटर को, क्योंकि वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है? हाई होता है। लेकिन करता कौन है ऑक्सीडाइज? क्लोराइड, क्योंकि वाटर का ऑक्सीडेशन बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। तो यहां पे क्लोराइड ऑक्सीडाइज कर जाएगा, तो Cl माइनस चेंजेस इनटू क्लोरीन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको कैथोड के रिएक्शन रूल्स में ये बताया था कि अगर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और कैल्शियम आयंस है और आयन हो और वाटर हो तो वाटर रिड्यूस करता है, ना कि ये 6 मेटल आयंस, बिकॉज वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल इन 6 मेटल आयंस से ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं? यहां पे वाटर रिड्यूस करेगा। आपको यह भी मैंने बताया कि वाटर जब भी रिड्यूस करेगा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, ट्वाइस OH माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप इस सेल रिएक्शन को लिख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। आप लिख सकते हैं यहां पे नेट सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा? ट्वाइस Cl माइनस प्लस ट्वाइस H2O चेंजेस इनटू H2 प्लस ट्वाइस OH माइनस। अब आप देख सकते हैं दोनों NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस है, लेकिन अगर एक मॉल्टन है और दूसरा क्या है? एक्वस है, तो दोनों में बड़ा ही फर्क है। ठीक है, दोनों में बड़ा ही फर्क है। क्या? NaCl मॉल्टन की इलेक्ट्रोलिसिस जो भी होगी उसमें सोडियम मेटल डिपॉजिट करता है और क्लोरीन गैस निकलती है, लेकिन वही NaCl एक्वस की इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पर क्लोरीन गैस निकलेगा, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी और सिस्टम का पीएच जो है वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि एल्कलाइन होता जा रहा है, एल्कलाइन होने पर पीएच जो है बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमारी एक इलेक्ट्रोलिसिस हुई। आइए तीसरी तरह की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। अब कॉपर सल्फेट एक्वस है। कॉपर सल्फेट अगर एक्वस है तो ये पानी में घुलने के बाद Cu प्लस एक्वस और सल्फेट एक्वस बनाएगा। ठीक है, आइए एनोड पर क्या होगा देखते हैं। एनोड पॉजिटिवली चार्ज्ड है, उस पे सल्फेट पहुंचेगा और वाटर पहुंचेगा। कैथोड, तो मैं व्यूअर्स से ये कहना चाहता हूं कि आप हमेशा पहले ये डिसाइड करिए कि कैटायन और एनायन पर एनोड और कैथोड पर कौन से कैटायन और एनायन पहुंचेंगे। फिर तय करिए कि इनमें से आपको प्रेफरेंशियली किसको ऑक्सीडाइज या रिड्यूस करना है, और उसमें भी किसको प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज रिड्यूस करेंगे। ये रूल्स मैंने जो अभी बताया इस लेक्चर में कि एनोड के क्या रूल्स है और कैथोड के क्या रूल्स है, उसको फॉलो किया जाए। ठीक है, तो कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है, उस पर कॉपर प्लस 2 आ जाएगा और साथ में वाटर आ जाएगा। अब मुझे मालूम है, मैंने एनोड के लिए एक रूल बताया था। पहला रूल था कि कभी भी पॉली एटॉमिक आयंस हो और आयन हो तो वो लास्ट होने चाहिए जिसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे, क्योंकि पॉली एटॉमिक आयंस जो है उनका इलेक्ट्रॉन या चार्ज डीलोकलाइज्ड होता है, बहुत स्टेबल होते हैं, आसानी से ऑक्सीडाइज या यूज नहीं करेंगे। तो यहां एनोड पर वाटर ऑक्सीडाइज करेगा। हमें मालूम है कि वाटर जब भी ऑक्सीडाइज करता है ऑक्सीजन गैस बनती है, +4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन गैस बनती है। तो मैंने देखा कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पे मुझे ऑक्सीजन गैस मिलेगा, कैथोड पे कॉपर है और वाटर है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि उन 6 मेटल्स को छोड़ दीजिए। कौन से 6 मेटल्स? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। उनको छोड़कर कोई भी मेटल होगा तो मेटल रिड्यूस करेगा, वाटर नहीं। लेकिन वो 6 मेटल्स होंगे, कौन से? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्या?
एल्यूमिनियम अगर होते हैं तब तो वाटर रिड्यूस करता है, इन 6 को छोड़कर कोई और मेटल होगा तो मेटल रिड्यूस करेगा। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि यहां पर जो रिएक्शन होगा कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन विल चेंज इनटू कॉपर। चूंकि यहां 4 इलेक्ट्रॉन है, चार्ज बैलेंस करने के लिए आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, क्या निकल आएगा? आ जाएगा ट्वाइस H2O प्लस ट्वाइस कॉपर प्लस 2 चेंजेस इनटू ट्वाइस कॉपर प्लस O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गेट्स कैंसल्ड आउट। ठीक है ना, ऐसे हो जाता है। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि इस इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पर ऑक्सीजन गैस निकलेगी, कैथोड पर कॉपर डिपॉजिट होगा और सिस्टम का पीएच धीरे धीरे क्या होता जाएगा? घटता चला जाएगा। ठीक है, इस वाले केस में इसके पीएच पे कोई असर नहीं पड़ा था, एज इट इज इसका पीएच रह गया था। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि सर इन एग्जांपल्स में डिफरेंस क्या है? ठीक है, मैं बताता हूं क्या डिफरेंस है। और ये 4 तरह की ही इलेक्ट्रोलिसिस होती है अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ की जाए। ठीक है, आखिरी इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो मैंने कहा कि एक्वस सोडियम सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस। तो एक्वस सोडियम सल्फेट की जब भी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे सोडियम एक्वस बनेगा और सल्फेट एक्वस बनेगा। आइए इसकी भी इलेक्ट्रोलिसिस देखते हैं। यहां पर एनोड पर क्या हो जाएगा? यहां एनोड पर क्या हो जाना चाहिए? यहां एनोड आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इस पॉजिटिवली चार्ज पर सल्फेट नेगेटिव आ जाएगा, साथ में वाटर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, देख लेंगे। कैथोड पर क्या हो जाएगा? कैथोड पर सोडियम एक्वस आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज्ड है और साथ में वाटर आ जाएगा, है ना, जो कि न्यूट्रल है। अब अगर आप डिसीजन लें तो सल्फेट और वाटर में मैं एनोड पर वाटर को ऑक्सीडाइज करना चाहूंगा क्योंकि सल्फेट पॉलीएटॉमिक एनायन है, रूल में मैंने बताया कि जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, शुड बी द लास्ट थिंग टू बी ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड एट कैथोड और एनोड। ठीक है, तो यहां पर मैं वाटर को ऑक्सीडाइज कर रहा हूं। वाटर को जब भी ऑक्सीडाइज करते हैं ऑक्सीजन गैस निकलती है, तो यहां पे मैंने लिख दिया 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे। ठीक है, कैथोड पे आप ध्यान दीजिए, कैथोड पर सोडियम आयन है और वाटर है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम हो और वाटर हो तो वाटर रिड्यूस करता है। ठीक है, तो यहां पर है ना सोडियम का कुछ नहीं होगा, वाटर रिड्यूस करेगा। वाटर जब भी रिड्यूस करता है हाइड्रोजन गैस निकलती है, ऐसा हो जाएगा, प्लस ट्वाइस OH माइनस आयन। अगर आप इसको, ये 2 इलेक्ट्रॉन है ऑफ कोर्स, अगर आप इसका चार्ज बैलेंस करने के लिए 2 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या निकल के आ जाएगा? निकल के आ जाएगा H2O, ये भी ट्वाइस H2 है, ट्वाइस H2O प्लस 4H2O 6H2O। 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। 6H2O चेंजेस इनटू ट्वाइस H2 प्लस O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 OH माइनस आयन। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 6H2O चेंजेस इनटू ट्वाइस H2 प्लस O2 प्लस, ये चीज 4H2O हो जाएगी, 4H2O एंड दिस इज लाइक 2H2O चेंजेस इनटू ट्वाइस H2 प्लस O2। तो यहां पे मैंने देखा कि जो सेल का रिएक्शन है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, वो कहा जा रहा है यहां पे एनोड पर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी और कैथोड पर गैस प्रोड्यूस होगी। अच्छा, क्या टिपिकलिटी इन चीजों में मैं बताऊं आपको, अब आप इनको समझ सकते हैं। यहां पर आपने जो स्पीशी ली थी उसका एनायन ऑक्सीडाइज किया और कैटायन रिड्यूस किया। अगले केस में एनायन ऑक्सीडाइज किया पर कैटायन रिड्यूस ना करके वाटर रिड्यूस हुआ। यहां पे क्या है, कैटायन रिड्यूस हुआ पर एनायन नहीं रिड्यूस हुआ। और ये लास्ट केस में आपने देखा, हम भले ही सोडियम सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं पर ना सोडियम को कुछ होगा ना सल्फेट को कुछ होगा। ये प्योर क्या दिखाई पड़ रहा है, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस किसकी हो रही है? वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है। बात समझ में आ रही है? यानी यहां पे ना सोडियम ने पार्टिसिपेट किया ना ही क्या सल्फेट ने पार्टिसिपेट किया। तो मैं देख सकता हूं कि इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ जो इलेक्ट्रोलिसिस होती है वो सिर्फ 4 तरह की होगी। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, 4 तरह की कौन सी? बोथ विल, कैटायन एनायन बोथ पार्टिसिपेट्स, एनायन पार्टिसिपेट्स कैटायन नहीं, कैटायन पार्टिसिपेट्स एनायन नहीं, दोनों पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो रिएक्टिव इनर्ट इलेक्ट्रोड्स के साथ इलेक्ट्रोलिसिस बस इतने ही तरह की होती है। कोई भी आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे इस दुनिया में वो इन्हीं किसी कैटेगरी में क्या करेगा? फॉल करेगा। ठीक, ये तो केस फर्स्ट हुआ, इलेक्ट्रोलिसिस विथ इनर्ट इलेक्ट्रोड्स।
क्या होगा अगर हमारा इलेक्ट्रोड भी रिएक्टिव हो जाए? ठीक है, तो आइए उस केस को केस सेकंड मानकर उस पर भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं. केस सेकंड, इलेक्ट्रोलिसिस विथ रिएक्टिव इलेक्ट्रोड. विथ रिएक्टिव इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रोलिसिस विथ रिएक्टिव इलेक्ट्रोड. अगर इलेक्ट्रोड रिएक्टिव हो जाए, मान लीजिए आपने एक सेल लिया जिसमें आपने कॉपर सल्फेट डिसॉल्व किया. कॉपर सल्फेट एक्वस है ये. कॉपर के ही इलेक्ट्रोड्स ले लीजिए और इनको आप बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए. अब देखिए, पहले इलेक्ट्रोड्स जो थे वो इनर्ट थे. अब ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो रिएक्टिव हैं. रिएक्टिव है इन अ सेंस कि ये खुद भी रिएक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं. अगर इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की बात आ जाए तो ऐसे देखेंगे, ऐसे सोचेंगे. एनोड यहां पर पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैथोड यहां पर नेगेटिवली चार्ज होता है. पॉजिटिव चार्ज पे कौन पहुंचेगा? सल्फेट पहुंचेगा. और क्या पहुंचेगा? वाटर पहुंचेगा. और ये जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है इस पे सल्फेट पहुंचेगा, वाटर पहुंचेगा और खुद कॉपर भी हो सकता है कि रिएक्शन के लिए क्या हो, अवेलेबल हो. ठीक है, ऐसे ही कैथोड पर क्या क्या अवेलेबल है? कैथोड पर कॉपर +2 है, खुद कॉपर भी है और साथ में वाटर भी है. ठीक है, तो आइए इसका एनालाइजेशन करते हैं. अब होगा क्या? सल्फेट विल बी द लास्ट थिंग विच गेट्स ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है, सल्फेट जो है वो आखिरी चीज होगा जो ऑक्सीडाइज करेगा. तो बच गया वाटर और कॉपर. वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मुझे याद है -1.23 वोल्ट है और कॉपर का 0.34 वोल्ट है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नहीं, वाटर और कॉपर का -0.34 वोल्ट है. तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर का ज्यादा है. ठीक है, तो क्या करेंगे? जब देखिए अंतर क्या पड़ा, अगर यहां पे इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते तो ये कॉपर वाला सेक्शन ना होता, ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो सिर्फ सल्फेट और क्या होता, वाटर होता, और हमको उसी में से डिसाइड करना पड़ता. ऑफ कोर्स हम इनर्ट इलेक्ट्रोड के केस में वाटर को क्या करते, ऑक्सीडाइज कर देते और ऑक्सीजन गैस बन जाती. लेकिन यहां पे क्या है, वाटर और कॉपर है. Now copper is a reactive electrode, so we have to consider copper also here in electrolysis के एक दावेदारों में कॉपर को भी रखेंगे. अब यहां पर कॉपर का रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मुझे साफ दिखाई दे रहा है, इससे तो ज्यादा है. यानी यहां पर वाटर से ज्यादा प्रेफरेंस किसके ऑक्सीडाइज करने की है, कॉपर के. तो यहां पर कॉपर ऑक्सीडाइज कर जाएगा. कॉपर विल चेंज इनटू कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, यहां कॉपर डिपॉजिट करेगा कॉपर +2 में. यहां पे आइए, कॉपर यहां रिडक्शन होता है. कोई भी मेटल जीरो से माइनस स्टेट में तो रिड्यूस होकर जाएगा नहीं, क्योंकि मेटल कभी भी नेगेटिव स्टेट में नहीं जाते हैं. तो अगर कोई चीज जीरो स्टेट में है वो नेगेटिव तो नहीं जा सकती, यानी ये कॉपर कभी भी रिड्यूस नहीं हो सकता. अब रिडक्शन के चांसेस किसके हैं? कॉपर +2 के और किसके, वाटर के. कॉपर +2 का रिडक्शन पोटेंशियल जो स्टैंडर्ड होता है वो 0.34 वोल्ट होता है और वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो -0.83 वोल्ट होता है. आप पूछ सकते हैं सर क्या हमें हर वैल्यू याद रखनी होगी? नहीं, आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को में आप चीजों की पोजीशन याद रखिए कि वाटर से ऊपर कौन है, वाटर के नीचे कौन है, इतना रखना काफी रहेगा, है ना. कॉपर रिडक्शन पोटेंशियल के सीरीज में वाटर से नीचे आता है ना, तो इसलिए वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर जो है वो वाटर से रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज में नीचे आता है कॉपर, इसलिए कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा. ठीक है, तो कॉपर यहां पर रिड्यूस कर जाएगा. तो एक काम करते हैं, कॉपर +2 है और वाटर है तो कॉपर +2 ही रिड्यूस करेगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है. तो मैं लिख सकता हूं कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू कॉपर. ठीक है ना, और ये चीज कट जाएगी और ऐसा लगेगा जैसे कॉपर +2 चेंजेस इनटू कॉपर +2. ध्यान दीजिए, ये एनोड का से निकलने वाला कॉपर +2 है और ये वाला कॉपर +2 वही कॉपर +2 है जो कैथोड पर क्या कर जाएगा, डिसॉल्व कर जाएगा, डिपॉजिट कर जाएगा. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा है, कॉपर +2 में चेंज कर रहा है, वही कॉपर +2 फिर से क्या कर जा रहा है, डिपॉजिट कर जा रहा है, वही कॉपर +2 डिपॉजिट कर जा रहा है. बल्कि आप ऐसा कह सकते हैं कि एक्चुअली एक कॉपर दूसरे कॉपर में क्या हो रहा है,
चेंज हो रहा है। अगर आप बहुत इसको इफेक्टिवली लिखना चाहते हैं तो ये भी कट जाएगा। यानी आप कह सकते हैं ये कॉपर एनोड का है और ये कैथोड पे डिपॉजिट होने वाला कॉपर है। इफेक्टिवली ऐसा लग रहा है जैसे ध्यान दीजिएगा, एनोड वाला ही कॉपर पानी में गया, एक्वस है ये, फिर वही एक्वस जो है डिपॉजिट कर गया। इसलिए आप सेफली इसको और इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं इन दोनों को। ये दोनों सेम चीज है, लेकिन ये दोनों कॉपर को आप कैंसिल नहीं कर सकते। ये वो कॉपर है जो गला है ना, डिसॉल्व किया है, और ये वो कॉपर है जो क्या किया है, डिपॉजिट किया है। ठीक है, अगर यही देखिए इनर्ट इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोलिसिस और रिएक्टिव इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोलिसिस में यही फर्क है। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोड भी रिएक्शन में क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, जबकि अगर इनर्ट होता तो हम इसको कंसीडर नहीं करते, तो यहां पे वाटर वाला रिएक्शन लिखा होता है। तो ये दो तरह की इलेक्ट्रोलिसिस होती है, एक रिएक्टिव इलेक्ट्रोड के साथ और एक इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोड को भी कंसीडर कर लीजिए, यही एक्स्ट्रा काम आपको करना होता है। बाकी आपको रूल्स पता है, रूल्स दोनों के लिए सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो आज इस लेक्चर नंबर 7 में इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे हम लोग बातचीत करेंगे और उस पे क्वेश्चंस करेंगे। इस लेक्चर में होप आपको इलेक्ट्रोलिसिस समझ में आ गई होगी कि कितनी तरह की इलेक्ट्रोलिसिस होती है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है। आज के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।